हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन की एक्सप्लेन पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें। सबसे पहले हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे, जो आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल पाए जाते हैं। तारामंडल यानी कॉन्स्टिलेशंस 97, 81, 95 या 89। तो इसका सही उत्तर है 89। अब तारामंडल से आपको लग रहा होगा क्या होता है। तारामंडल वही है, ताराओं के कुछ ताराओं का समूह। जैसे आपने सप्तऋषि तारा अक्सर सुना रहेगा। सप्तऋषि तारा क्या है? एक तारामंडल है, कॉन्स्टिलेशन, जो 7 तारों का एक समूह बनाता है। 7 तारों का एक समूह बनाता है। ऐसे ही 89 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे दूर का कौन सा ग्रह है? बुध है, प्लूटो है, वरुण है या बृहस्पति है? तो यहाँ पे अगर पूछा गया है ग्रह, तो आपकी जानकारी के बता दें कि इसका उत्तर होगा वरुण। कभी कंफ्यूज नहीं होता कि इसका उत्तर होगा प्लूटो, क्योंकि प्लूटो 2006 में ग्रहों के उससे बाहर कर दिया गया है। ग्रहों के नाम से बाहर कर दिया गया। अब इसका क्या है? इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है या बौना ग्रह कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये ग्रहों के उससे बाहर हो चुका है। तो इसमें उत्तर क्या सही होगा? इसमें उत्तर सही होगा वरुण। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को या मंगल को? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र। पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि आइडेंटिकल हैं, लगभग समानताएं पाई जाती हैं, काफ़ी हद तक, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र और बुध। शुक्र और बुध यानी कि शुक्र और बुध के कोई भी ज्ञात उपग्रह अभी हमारे पास नहीं है। कोई भी ज्ञात उपग्रह नहीं। अगर उपग्रह पूछा जाए, उपग्रह क्या है? तो उपग्रह एक पिंड होते हैं जो कि ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। साथ ही ग्रहों के चक्कर लगाने के साथ साथ वो क्या करते हैं? सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कह देते हैं। आपके पृथ्वी का अगर पूछा जाए कभी कि आपके पृथ्वी का कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, तो आपके पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? सीमा में, नीफे में, सियाल में या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा नीफे। हम जानते हैं कि पृथ्वी के 3 पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? अगर हम नीचे से शुरू करें या ऊपर से शुरू करें, तो नीचे से क्या होगा? कोर मिलेगा, साथ में मेंटल मिलेगा, साथ में क्रस्ट मिलेगा, ठीक है। यह पृथ्वी का सबसे निचला परत है। और निचला परत किससे बना है? आपका निचला परत बना है एक उच्च धातुओं से, जिसको कहा जाता है नीफे। नीफे का मतलब क्या हो गया? नी से हो गया निकेल और फे से हो गया फेरस। फेरस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? फेरस को ही हम हिंदी में लोहा कहते हैं। तो इसको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं। पृथ्वी की 3 परतों में कोर में पाया जाता है क्या? नीफे पाया जाता है, निकेल और फेरस। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 110, 155, 200 या 100 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर होगा 100 किलोमीटर। इसे कहीं कहीं स्टेथनोस्फीयर भी कहा जाता है। तो 100 किलोमीटर तक विस्तार क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स को ही हम कहते हैं परतदार चट्टानें। परतदार चट्टानें, ये परतदार चट्टानें कहाँ तक पाई जाती हैं? 100 किलोमीटर के आसपास। और इसी 100 किलोमीटर के रेंज में आपके खनिज पदार्थ से लेके बहुत सारी और भी ऊर्जा वाली चीज़ें पाई जाती हैं। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70, 90, 160 या 180? तो इसका सही उत्तर होगा 180। आपको 1 सेकंड में बता देखो, आपको अक्षांश और देशांतर कभी नहीं भूलेगा। आप एक ग्लोब बना लीजिए। अब ग्लोब में आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। तो आप नॉर्थ और साउथ को एक रेखा खींच लीजिए और आपको पता है ईस्ट टू वेस्ट एक इक्वेटर रेखा होगी। अब नॉर्थ और साउथ से जाने वाली जितनी भी उससे आइडेंटिकल रेखाएं होंगी, ये सब ऊपर से आने वाली रेखाएं, ये सब क्या कहलाएंगी? यही अक्षांशी रेखाएं कहलाती हैं। और यही अक्षांशी रेखाओं से क्या गुजरता? आपका GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, जिसके द्वारा आपका टाइम निर्धारण होता है। और कभी आपसे देशांतरी रेखा पूछा जाए, तो वेस्ट टू ईस्ट जाने वाली जितनी भी रेखाएँ होंगी वो क्या होंगी? वो देशांतरी रेखाएँ कहलाएंगी आपकी। और ये देशांतरी रेखाएँ कितनी होंगी? ये पूरे ग्लोब पे होती हैं, इसलिए इनकी संख्या बढ़ जाती है, 360 होती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है, हॉलैंड में है, यूएसए में है, भारत है। तो सही उत्तर होगा यूके में ग्रीनविच की शुरुआत यानी कि जीएमटी कहा जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम की शुरुआत कहाँ? यूके से होती है और इसी से सारे उत्तर और दिशा आपके पूरब और पश्चिम दिशा में टाइम का निर्धारण होता है। अगर आपके पूरब दिशा में हम जाएंगे तो टाइम में प्लस होगा और अगर आपके पश्चिम यानी वेस्ट में जाएंगे तो टाइम का क्या होगा? टाइम में माइनस होगा। तो आपका देश कहाँ पे है? यूके के पूरब में है, इसीलिए आपके देश का टाइम क्या है? प्लस 5.30 हावर्स। और ये कहाँ से रेखाएं गुजरती हैं? हम जानते हैं नैनी से हमारे टाइम की रेखा गुजरती। नैनी कहाँ है? आपका प्रयागराज में है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, अजैव चट्टान में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा परतदार चट्टान। अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं परतदार चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्सों में, कोयला भी उसी में पाया जाता है। हम देखते हैं कि जो पशु पक्षी या पेड़ पौधों के सड़े गले अंश पृथ्वी में लगातार दबते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि इस दबाव के कारण बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा कैसे कन्वर्ट हो जाती है? आपके कोयले में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम जानते हैं कि 4 तरह के कोयला पाया जाता है, 4 तरह का कोयला पाया जाता है, जिसमें से एंथ्रेसाइट कोयला, अगर इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एंथ्रेसाइट कोयला में 95% के पास कार्बन होता है। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही अच्छा कोयला होगा। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस में कितना होता है? आपके 55 to 65% के आसपास पाया जाता है कार्बन। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? तीसरे नंबर पे देखने जाएंगे तो आ जाता है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले में हम देखते हैं कि बहुत कम, लगभग 40% के आसपास कार्बन पाया जाता है। और चौथे नंबर पे जो कि सबसे खराब कोयला माना जाता है, पीट को माना जाता है, इसमें 35% से लेस कार्बन पाया जाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, अलास्का, हिमालय, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे पाई जाती है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6900 मीटर के आसपास है। साथ ही अगर इसकी अगर लंबाई देखी जाए तो 7000 किलोमीटर लंबी ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 30% है, 80% है, 78% है, 50% है? तो बहुत ही सरल सवाल है, इसका उत्तर क्या होगा? 78%। नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। और खास करके हम देखते हैं कि 2 चीज़ों का बड़ा पूछा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशतता पाई जाती है? तो 0.03%। और एक पूछा जाता है आजकल, ऑर्गन बहुत पूछा जा रहा है, तो इसकी कितनी पाई जाती है? 0.93%। ऑक्सीजन कितनी मिलती है? हम जानते हैं ऑक्सीजन 21% के आसपास पाई जाती है। तो ये कुछ तत्व हैं जो कि वायुमंडल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो इसको याद करके परसेंटेज में याद करके रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या इक्वाडोर में? तो इसका सही उत्तर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, जहाँ पे कोटोपैक्सी नामक एक ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑर्गन करती है, ओजोन करती है, ऑक्सीजन करती है, हाइड्रोजन करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ओजोन। हम सबको पता है कि ओजोन हमारी सूर्य से झुलसने से रक्षा करती है। तो ओजोन पाई कहाँ जाती है? तो ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, समताप मंडल में पाई जाती है। और इसका अगर हम देखने जाएँ कि ऊंचाई, तो सबसे ज़्यादा इसका घनत्व कहाँ पाया जाता है? 20 से लेके 35 किलोमीटर के रेंज में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और पराबैंगनी किरणें आपको क्या नुकसान पहुंचाती है? आपको स्किन कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर हो सकता है अगर ये किरणें ना हो। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है? कावारत्ती में, दमन में, पोर्ट ब्लेयर में या सिलवासा में? तो इसका सही उत्तर होगा कावारत्ती। लक्षद्वीप आपके अरब सागर में पाया जाने वाला एक द्वीप है, अरब सागर में पाया जाने वाला द्वीप है। साथ ही यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। साथ ही यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या भारत की पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या भारत की पाई जाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस
अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सीके नायडू, आशुतोष मुखर्जी, जयपाल सिंह या मेजर ध्यानचंद? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसको जरूर याद रखना। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 मार्च को, 24 मार्च को, 24 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस, जिसको संयुक्त राष्ट्र हम मानते हैं यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित किस दिन से मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? 1945 में, 1947 में, 1950 में या 1948 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1948। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की थी, जिसमें मानव को बहुत सारे अधिकारों के साथ बहुत सारे शोषण से बचाने की बात की गई थी। इसीलिए 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 10, 17, 22 या 15? तो इसका सही उत्तर होगा 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। और आपके इस समय भारतीय जज अगर पूछा जाए कि कौन से भारतीय जज हैं वहाँ पे, तो आपके अभी चुने गए हैं दलबीर भंडारी। और इनके बारे में एक खास चीज़ जानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक खास पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। बड़ा सवाल पूछा जाता है। इसका मुख्यालय हम जान लेंगे, इसका मुख्यालय हेग में है। अब हेग कहाँ पे है? तो हेग आपके नीदरलैंड, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, नीदरलैंड में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या जिनेवा में? तो इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन। आपके IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन कहाँ पे है? आपके USA में है। इसका मुख्यालय वहाँ पे स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब वो है कि अभी उत्पादन हुआ है लेकिन इससे और कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई। तो ऐसा उत्पादन कहाँ होता है? हमारे कृषि क्षेत्र में होता है, इसीलिए उसको प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं होता? तो हम जानते हैं जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? मंद पड़ने लगती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही विकास पे प्रभाव पड़ते जाएगा, क्योंकि संसाधनों की कमी है और जितने ज़्यादा संसाधनों पे बोझ बढ़ेंगे उतना ही आपके विकास को प्रभावित करेंगे, उतना ही आपके विकास को प्रभावित करते चले जाएंगे, उतना ही आपके विकास को प्रभावित करते चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे बैंकों के अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। और यही कोई अगर बैंक अगर कोई बनाना है या कोई भी बैंक की स्थापना होती है तो कहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी? RBI से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। RBI के बारे में खास बात जानना है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1934 में। एक एक्ट आया था जिसके तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में की गई थी। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके पदेन अध्यक्ष जो भी आपके भारत का प्रधानमंत्री होगा वो होगा। साथ ही और भी जितने भी राज्य होंगे उनके मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे, उसके मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। और ये करते क्या हैं? आपकी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं या जो भी भारत से संबंधित योजनाएं बनती हैं, ये बैठकर इस पे चर्चा करते हैं और इस पे फैसले लिए जाते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद पे। ठीक है, इसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहा जाता है इंग्लिश में। आइए 24वां प्रश्न देते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1975 में, 1966 में, 1969 में या 1980 में? तो सही उत्तर होगा इसका 1969। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1969 में। बाकी एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बाकी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था
1980 में। ये दोनों ही प्रश्न याद रखने हैं, दोनों ही प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अभी कुछ बैंकों के मर्जर हुए हैं, वो भी याद करके रखना है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में बीओबी में देना बैंक का मर्जर हो गया है, ऐसे ही बहुत सारे बैंकों के मर्जर हुए हैं और अब बैंकों की संख्या, नेशनलाइज बैंकों की संख्या घटकर कम हो गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमारा वित्तीय वर्ष कब तक चलता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। इसी को हम वित्तीय वर्ष कर देते हैं, इसी का हम लेखा जोखा निकालते हैं और इसी पे हम बजट बनाकर प्रस्तुत करती है सरकार और देखती है कि अगले साल के बजट में और क्या क्या डाल सकती है और इस बजट में कितना कलेक्शन आया और अगले बजट के लिए कितने कलेक्शन की कमी पड़ रही है। इसी को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? रैगनर नर्स ने, प्रोफेसर फिशर ने, प्रोफेसर किन्स ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रैगनर नर्स। बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का कुचक्र क्या होता है? यदि कोई गरीब रहेगा तो ऑब्वियस है उसके पास मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं से भी पैसे नहीं रहेंगे, और जब उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो अपने कार्य चलाने के लिए दूसरों से पैसे की उधारी लेगा, पैसे पे पैसे लेता रहेगा या पैसों में ही फंसता रहेगा और वो अपने ही गरीबी के दुष्चक्र में पूरी ज़िंदगी पड़ा रहेगा और कभी भी आगे विकास नहीं कर पाएगा। तो आइए आज के आपके ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। कल नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।